नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बीते 60 घंटे ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। एनडीटीवी लगातार आपको इस पर बड़ा कवरेज दिखा रहा है। हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आपको दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम जंग के अलग अलग पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। इस बुलेटिन में आपको हर अपडेट देंगे और एक एक्सपर्ट पैनल अलग अलग पक्षों पर आपसे बात भी करेगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं शुरुआत 10 बड़ी तस्वीरों से कर रही हूं जो अभी तक के घटनाक्रम को आपके लिए बताएंगी। पहली तस्वीर देखिए, कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट किस तरह से क्रैश हुआ और इसे लेकर देखिए दोनों वर्जन है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका का फाइटर जेट मार गिराया है, वही अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो कुवैत से में ही गिरा है, एक फ्रेंडली फाइट जैसी सूरत में। लेकिन अब इस परिस्थिति में अमेरिका के दावे को कौन सच मानेगा, ये सवाल है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं बेरूत से तस्वीर, जहां पर बेरूत में मिसाइल से हमला हुआ और इस हमले के बाद आप देखिए कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ये पूरी इमारत हुई। भीषण आग आपको इसके चारों तरफ दिखाई देगी। बेरूत में मिसाइल से ये हमला हुआ और कैसे खाड़ी के जो देश हैं वो इस वक्त इस हमले की जद में हैं। अगली तस्वीर देखिए बहरीन से, जहां पर ईरान के हमले के बाद भीषण आग चारों तरफ दिखाई दी है। कुवैत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बेरूत की तस्वीर दिखाई। यहाँ बहरीन में देखिए कि कैसे ईरान के हमले के बाद भीषण आग वहां पर चारों तरफ फैली हुई दिखाई दी। आइए अगली तस्वीर आपको ईरान से दिखाते हैं। चौथी तस्वीर युद्ध की है, जो युद्ध की इस विभीषिका को आपके सामने रखेगी। तेहरान में एक साथ कई जगह पर धमाके, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको इमारतें दिखाई दे रही है, लेकिन कितने दूरी से डिस्टेंस से तस्वीर ली गई और उसमें धुएं का काला गुबार चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तेहरान से ये तस्वीर है। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो विश्व प्रसिद्ध है अपनी मजबूती के लिए, कैसे वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे भी देखिए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ और इसकी जो तस्वीरें मिल रही हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। छठी तस्वीर देखिए, इजराइल का हमला और तेहरान में कैसे सरकारी इमारत तबाह हुई, क्योंकि वैसे भी इस पूरे हमले का टारगेट सत्ता को उखाड़ फेंकना लक्ष्य था इजराइल का, बार बार जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से कहा गया। और ऐसे में सरकारी इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और यहाँ पर तेहरान में सरकारी इमारत कैसे तबाह हुई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। सातवीं तस्वीर देखिए, कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया और अमेरिकी एसेट्स दुनिया भर में जहां भी हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के निशाने पर वो, और चुन चुनकर अमेरिका से बदला लेने के लिए और जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया और उनमें से कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले की ये तस्वीर। सऊदी से तस्वीर दिखाते हैं आपको। आठवीं तस्वीर, बड़ी रिफाइनरी पर ईरान का हमला और ये तस्वीर जिसने भी देखी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक, और यहाँ पर हमले का मतलब विश्वव्यापी प्रभाव आप समझ लीजिए। सऊदी की रिफाइनरी पर ईरान ने ये हमला बोला और उसके बाद वहां पर पूरी तरह से ये पूरा जो फैसिलिटी है वो नेस्तनाबूद हो गया। चाबहार पोर्ट पर इजराइल का हमला देखिए। अगली तस्वीर, और अंतिम तस्वीर आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल ने कैसे पलटवार किया है, उसकी ये झलक दिखाता हुआ आप देखिए कैसे मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है उस बड़े क्षेत्र में वो दिखाई दे रहा है। इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की नई तस्वीर ईरान ने जारी की है। मिसाइल की तस्वीर, कद्र और इमाद, मिसाइल से हमले की तस्वीर है। अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने ये तस्वीरें जारी की हैं। अब देखिए दोनों पक्षों से दावे हैं, लेकिन कद्र और हिमाद मिसाइल की ये तस्वीर है जो ईरान की तरफ से जारी की गई है। अमेरिका और इजराइल के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाते हुए ईरान ने ये हमला अंजाम दिया। तो बढ़ती जंग के बीच जो मैंने आपको अलग अलग 10 तस्वीरें दिखाई और उसके बाद ईरान का दावा दिखाया, इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि युद्ध शुरू तो हो गया, सनक के चलते शुरू हुआ, अहंकार के चलते शुरू हुआ, टकराव के चलते शुरू हुआ, बातचीत नहीं बन पाई इसलिए शुरू हुआ, कई वजहात हैं, लेकिन युद्ध शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा होगा, कहां तक जाएगा और कितने बड़े दायरे में दुनिया के बाकी देश आएंगे। मिडिल ईस्ट को आप प्रभावित इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तक आप पहुंची है। 60 घंटे से जो मिडिल ईस्ट धड़क रहा है उसकी बारूद कहां तक पहुंचेगी और कितने देश इसकी चपेट में आएंगे और युद्ध रुकने की संभावना क्या कूटनीति के टेबल तक जाती है, ये प्रश्न चिन्ह इस वक्त बना हुआ है।
एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान। दो मुल्क के बीच हो रही सीधी लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध में तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसे देख लोगों की रूहें कांप रही हैं। लेकिन धधकते मिडिल ईस्ट और जंग के बढ़ते दायरे के बीच दुनिया के हर कोने में बैठे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये कि जंग का ये दायरा आखिर कितना बड़ा होगा। हर एंगल से इस सवाल के जवाब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक मैप दिखाते हैं कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में धधक रहा है। 60 घंटे पहले जो मिडिल ईस्ट सिर्फ बारूद के ढेर पर खड़ा था, अचानक अमेरिका के हमले से ऐसी आग लगी जिसने कई देशों को इसकी चपेट में ले लिया। ये मैप देखिए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हमला किया, उससे बौखलाए ईरान ने एक साथ चौतरफा पलटवार शुरू कर दिया। किसी मुल्क को कुछ नहीं समझा, खासकर वैसी जगहों पर टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इराक, सभी जगहों पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। जमीन से लेकर हवा और समंदर तक हर तरफ से प्रचंड प्रहार हो रहा है। ऐसे में सवाल यही कि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग क्या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्या पूरे एशिया को लेकर यूरोप तक जंग के दायरे आ जाएंगे? क्या ईरान और अमेरिका के समर्थित देश एक दूसरे के सपोर्ट में जंग के मैदान में उतर जाएंगे? जंग कहां तक जाएगी, ये किसी को नहीं पता। ईरान ने शुरू से ही कहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम इस युद्ध का विस्तार कर देंगे और पूरे रीजन को बदल देंगे वॉर जोन के अंदर, और यही उन्होंने किया भी है। उन्होंने जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, एक ओमान को छोड़ दें तो बाकी सारी जगह पे जो 8 देश हैं उनके अंदर उन्होंने हमले किए हैं। यहां तक कि उन्होंने हमला किया है साइप्रस के अंदर भी, जिसकी वजह से आज यूके, जर्मनी और फ्रांस की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट है कि हम लोग भी ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और डिफेंसिव ऑपरेशंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हमला करेंगे उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स पे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में युद्ध और भीषण हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां तक युद्ध के रुकने की बात है तो ट्रंप बातचीत की बातें कह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने खामनेई को मारा, उससे ईरान बौखलाया हुआ है। ऐसे में ईरान को जब तक ऐसा कोई मजबूत पॉइंट नहीं मिलता जिससे लगे कि उसने खामनेई की मौत का बदला ले लिया है, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। साथ साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ईरान को अब जब तक वो बदला नहीं लेंगे, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारा गया है, तो एक उनको ऐसा कोई ट्रंप इंसिडेंट करना है जिससे लगे कि उन्होंने बदला ले लिया है, और जब उसकी क्लेम वो कर सकते हैं तो वो भी बातचीत के टेबल पे आएंगे। और कोई भी नहीं चाहता कि इस युद्ध का विस्तार हो, इंटरनेशनली भी, इकोनॉमिकली भी, ऑयल की कीमतों की वजह से भी, इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से भी कोई नहीं चाहता इस युद्ध का विस्तार हो। बातचीत शुरू होगी, लेकिन इस समय युद्ध और भी भीषण होगा। वैसे अगर इतिहास पर गौर करें तो अमेरिका ने जिन युद्धों में हिस्सा लिया है उसे सीमित सफलता ही मिली है। इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन युद्ध इसका ताजा उदाहरण है। इराक में अमेरिका ने 2003 में युद्ध छेड़ा था जो 2011 तक चला। शुरुआत में अमेरिका को सफलता मिली, लेकिन इराक में काफी वक्त तक स्थिर सरकार नहीं बनी। बाद में करीब 8 साल बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल तक सैनिक तैनात किए रखा, जिसमें अमेरिका को 167 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अंत में नतीजा वही कि अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। यूक्रेन संघर्ष ताज़ा उदाहरण है। बीते 4 सालों में अमेरिका ने एक से बढ़कर एक घातक हथियार यूक्रेन को दिए, लेकिन नतीजा वही। यूक्रेन टिका तो है, लेकिन कई मोर्चों पर उसे सफलता नहीं मिली है।
इतिहास के हिसाब से देखें तो संघर्ष लंबा चला, तो अमेरिका को इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना भी आसान नहीं होगा। मसलन इतना जरूर है कि अगर संघर्ष आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ देशों की एंट्री जरूर होगी और तबाही बर्बादी का मंजर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, जब युद्ध का इम्पैक्ट आपको हम इस वक्त बता रहे हैं, अगर इस लिहाज से भी बात करें तो इजराइल ईरान के बीच जंग की वजह से 2 दिन में भारत में 700 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 87 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल रही। दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें, 90 लाख से ज्यादा भारतीय वहां बसते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज जब स्टेटमेंट दिया तो उनकी प्राथमिकता भी इस वक्त ये है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालना, सुरक्षित लाना, जो लौटना चाहे उनके लिए ये प्राथमिकता के दायरे में होगा। इस वक्त इसी विषय पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के जानकार डॉक्टर खीवराज जहांगीर जुड़े हुए हैं। पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में यहाँ पर इस वक्त प्रभु दयाल जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्या अभी आपकी एक्सपर्टीज कह रही है सर, कितना लंबा समय ये युद्ध खींच सकता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं वो है रिजीम चेंज। और उनका ये मानना था कि जो उन्होंने अटैक किया जिसपे खामेनाई मारे गए और उनके साथ साथ लगभग 45 से ज्यादा बड़े बड़े ईरान के लीडर्स मारे गए, मिलिट्री कमांडर्स, उससे ईरान पे प्रेशर बना कि वो रिजीम चेंज हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जल्दी से रीग्रुप किया, उसके लीडरशिप ने कुछ नए रुख अपनाए और जवाबी हमले शुरू कर दिए ईरान ने, न सिर्फ इजराइल पे, न सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे जो गल्फ कंट्रीज में स्थित है, बल्कि गल्फ कंट्रीज पर भी, जैसे आपने खुद अपने रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब में स्थित जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पे अटैक हुए, वो ध्वस्त हो गई। साथ ही साथ कई गल्फ कंट्रीज में ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब पे अटैक्स हुए। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी कि रिजीम चेंज हो, ये तो उसका जो कामयाब होना मुश्किल लगता है। लेकिन जो लड़ाई है वो बहुत फैल गई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पे इस नाटो के इम्पैक्ट पर भी जाएंगे, उनके स्टेटमेंट्स पर भी जाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं और हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब भी आ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है स्टूडियो में। लेकिन भारत में भी देखिए, खamenei साहब की मौत के बाद प्रदर्शन की सूरत है और कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुए हैं। जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हैदराबाद में प्रदर्शन दिखाई दिए और पाकिस्तान में तो किस हद तक प्रदर्शन हुए जहाँ पर एम्बेसी को आके हवाले कर दिया गया, 10 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पर सवाल मेरा डॉक्टर खीवराज जहांगीर आपसे सर ये है, खamenei साहब की मौत के बाद जिस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दिया है, क्या आपके लिए ये अप्रत्याशित है एज एक्सपर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट? नमस्कार। नहीं, अप्रत्याशित कतई नहीं है। ये मतलब शिया इस्लाम में और बहुत हद तक सुन्नी इस्लाम में भी खamenei साहब की जो एक स्पिरिचुअल इमेज और एक पोजीशन थी, वो पोजीशन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है। अमेरिका या इजराइल जैसे देश का उस शख्स पे, मतलब उस शख्स का मारा जाना इस तरह की लड़ाई में, असैसिनेशन में, बड़ा गंभीर मामला है। इसके परिणाम हो सकता है आने वाले सालों में कुछ ज़्यादा दिखें। इससे कई तरह के रेडिकलाइजेशन होते हैं, जहाँ लोग लड़ने और बदला लेने की लंबी लड़ाई का ख्याल करते हैं, पर वो चीज़ अलग है। इस वक्त की राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो ईरान, मैं प्रभु दयाल साहब से थोड़ा उनकी राय से थोड़ा इत्तेफाक कम रखूंगा कि इजराइल और अमेरिका ने रिजीम चेंज के लिए खamenei साहब को पहले ही दिन असैसिनेट किया। सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ रोकूंगी, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। युद्ध के बीच इजराइल का भी बड़ा दावा है, यहाँ पर हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ को मारने का दावा है। बैरूत में हमले में हसन मकलाद को मारने का दावा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस चीफ मारा गया है। लेकिन ये आईडीएफ के हवाले से देखिए खबर है, इजराइल की तरफ से जो वहां की फोर्स है उनका ये दावा है कि इस हमले में हसन मकलाद को मार गिराया गया है, इंटेलिजेंस चीफ जो हिजबुल्लाह का है। तो देखिए, इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसको लेकर उनका भी अपना
अपना पक्ष है और इस पर वो दावा भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं, जो इजराइल की तरफ से दावे हो रहे हैं, ये दावे हैं दोनों पक्षों से जो आ रहे हैं। बैल सर, इस पर आप रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, हिजबुल्लाह भी एक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि जब डेथ हुई है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है सर। बहरीन के किंग से पीएम मोदी ने बात की है। देखिए, ये वही बात है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री कनाडा के स्टेट हेड से भी मिले हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है बहरीन के किंग से। अब जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट पे बने हुए हैं, ऐसे में क्योंकि भारत की जो मैं बात कह रही थी कि मिडिल ईस्ट में 90 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं, जो काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, घरेलू रिश्ते, इस लिहाज से वहां पर बसे हुए हैं। तो इस समय भारत की भी ये चिंता होगी कि उसके नागरिक सेफ हो, सुरक्षित हो, और इस ग्लोबल सिनेरियो में भारत का क्या रोल होगा, इस पर भी बात करूंगी। सर, आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन प्रभुदयाल जी, ये जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसमें आप क्या संकेत देख रहे हैं, क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतन्याहू के साथ बातचीत हुई थी, उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? बहरीन के किंग से जो उनकी बात हुई है, बहरीन के किंग से उनकी बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत शांति चाहता है, और आज उन्होंने बार बार अपने बयानों में यह बात जाहिर की। देखिए, मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके साथ जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि भारत जो है वो शांति चाहता है, युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। तो जो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि हमारा इस पे किसी तरह का कुछ कर देना या उसको कंट्रोल करने में सहायता करना ये मुश्किल है, क्योंकि ये लड़ाई अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। देखिए, मैंने अपने पहले इंटरवेंशन में ये कहा था कि जो अमेरिका और इजराइल दोनों ने बार बार ये बयान दिया कि वो रेजिम चेंज चाहता था। तो जांगवेद साहब मुझे रिफ्यूट कर रहे थे, कह रहे थे वो मुझसे डिसएग्री कर रहे। तमाम सऊदी के प्रिंस से भी सर पीएम मोदी ने बात की। देखिए, यहाँ पर अब जो ये बातचीत का जो चैनल है, वर्ल्ड लीडर्स जब आपस में बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या जमीन पर कुछ हो पाएगा, दो अलग बातें हैं, लेकिन क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन आज का एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस और बेस देने के लिए तैयार है। तो जो नेटो देश है वो सीधे सीधे एक तरह से जंग में उतर आए हैं। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग सवाल हो सकता है, लेकिन क्या इससे फिर ये माना जाए कि मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक इस युद्ध की एंट्री हो जाएगी, दायरा बढ़ जाएगा? इस पर एक रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नेटो की भी युद्ध में एंट्री होने वाली है? क्या नेटो भी सीधे सीधे इस जंग में कूदने के लिए तैयार है? अगर नेटो इस जंग में आया तो क्या युद्ध की दिशा बदल जाएगी? नेटो की एंट्री के बाद चौतरफा घिर चुका ईरान आखिरकार क्या करेगा? नेटो की एंट्री की बातें ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के उस बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ब्रिटेन से मदद मांगी और ब्रिटेन ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं। ब्रिटिश पीएम ने साफ कहा कि हालात बहुत खतरनाक हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ने अमेरिका को एयर स्पेस और बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। पहले आपको स्टारमर का बयान सुनाते हैं। Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. But Iran is striking British interests nonetheless and putting British people at huge risk, along with our allies across the region. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request.
अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में तो ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अगर जंग का दायरा बढ़ा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन युद्ध का सीधा हिस्सा हो सकता है। ऐसे में अगर ब्रिटेन पर हमला हुआ तो करार के तहत सारे नेटो देश इसमें शामिल हो जाएंगे। नेटो देश एक साथ मिलकर ईरान पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। युद्ध में नेटो देशों के शामिल होने का मतलब साफ है कि जंग का दायरा पश्चिमी एशिया से बढ़कर पूरे यूरोप तक फैल जाएगा। सिर्फ नेटो के 32 देश ही इसमें नहीं कूदेंगे, बल्कि दुनिया के 60 से 70 देश युद्ध की आग में समा सकते हैं। जंग में नेटो के शामिल होने के बाद क्या हो सकता है, इस पर एक्सपर्ट की भी राय आपको सुनाते हैं। और अगर नेटो युद्ध में कूदता है तो इससे ईरान का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि जो जंग है, जो क्षेत्रीय जंग है, यह पूरी तरह से वैश्विक जंग में बदल जाएगी। नेटो पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशियन में अमेरिका के पीछे रामबंद हो जाएगा। नेटो यूरोप की तरफ से अटैक शुरू कर सकता है, लेकिन वहां ईरान भी चुप नहीं रहेगा। ईरान हॉर्मुज के फ्रंट को पूरी तरह से बंद करेगा, जिससे कि पूरे विश्व में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका इफेक्ट नेटो के सदस्य देशों पर भी पड़ेगा। इस तरह से अगर नेटो जंग में उतरता है तो इसका खामियाजा सिर्फ ईरान या नेटो के देश नहीं, पूरी दुनिया भुगतेगी। जंग का दायरा बढ़ा और एक साथ अगर आधी दुनिया युद्ध की आग में कूदी तो महातबाही तय है। ये जरूर हो सकता है कि सारे देश मिलकर ईरान को धराशायी कर दें, लेकिन भौगोलिक हिसाब से देखें तो ये इतना आसान नहीं रहने वाला। बहरहाल एक तरफ भीषण जंग चल रही है तो वहीं भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है। पीएम मोदी ने खुद इजराइल, यूएई के अलावा दूसरे देशों से भी बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार युद्ध पर कवरेज जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है महायुद्ध को लेकर ईरान का बड़ा बयान। यूएस से लंबे युद्ध के लिए ईरान तैयार है। ईरान की तरफ से कहा गया कि जवाबी एक्शन जो भी है हम तैयार हैं, और अगर ये युद्ध लंबा भी खींचा तो भी इसके लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो रिवेंज मोड है या जवाबी कार्रवाई इसे कह लीजिए अपनी सॉवरेनिटी पर। और वेल सर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुप्रीम लीडर की मौत की खबर आई, उसने ईरान के भीतर भी जो बटी हुई आवाजें थी, ऐसा लग रहा है कि इस समय वो सब भी एक इकलौते रिएक्शन के मोड पर है कि हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक है और अमेरिका ऐसी दादागिरी कैसे कर सकता है, जो दादागिरी वाला एलिमेंट है। सही है। ईरान का होगा क्या सर यहाँ से अब आगे? देखिए, दो चीजें हो जाती है इसके अंदर। सबसे पहले ये है कि कई जनता होती है वो एक साइड होती है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, दूसरी जनता जो है फंडामेंटलिज्म, कट्टरवादी सोच की तरफ। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका होता है बीच का जो कहता है सानू की ये है या वो है, वो सानू की इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो भी आज इस हमले के बाद यूनाइट होकर उनके साथ हो गया है कि अब हमारे को इसका रिवेंज लेना है, जवाब देना है। तो ये चीज एक ऐसी विल प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक मॉरल कॉज है, एक जस्ट रीजन है। इसमें एक बात कर रहे थे हम कि यूके की एंट्री, और हमने बात करी थी कि यूके के बेसिस को वो यूएस को दे सकता है। वो कौन से बेसिस हैं? वो कतर हो सकता है, बहरीन हो सकता है, साइप्रस हो सकता है और यूएई हो सकता है। तो उसके अंदर भी है ब्रिटिश बेसिस जिनका इस्तेमाल अब अमेरिका कर सकता है या नाटो का अपना सपोर्ट दे सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजराइल का ईरानी सैनिकों पर हमले का ये वीडियो है। आईडीएफ के जेट पर हमला कर रहे थे ईरानी सैनिक, लेकिन आईडीएफ ने ईरानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। और ये जो इमेजेस आ रही हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपके लिए फ्लैश भी कर रहे हैं। सर जरा देखिएगा एक बार आप भी ये वाली इमेजेस। और हालांकि ईरान की तरफ से जो है इनको माफ कीजिए, इजराइल की तरफ से रिलीज किया गया है कि कैसे जवाबी एक्शन में उन्होंने ढेर कर दिया है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है जब इस तरह की जो क्लिपिंग्स आती हैं, एज फार एज दावे है ना सर, ये अब दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। हाँ, तो बस ये दावे वाली बात है। हम इन दावों के ऊपर अगर चलेंगे तो दावे तो बहुत सारे हैं। ज्यादा बड़ी बात ये होगी देखने की, यस इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक पिन पॉइंट स्ट्राइक बिल्कुल नजर आ रही है। दैट मीन्स देयर इज अ गुड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी, there is a good intelligence, there is a good target acquisition. So उस all point of view से मैं पूरे मार्क्स दूंगा कि अगर ये सही में टारगेट था, है और उसे स्ट्राइक किया गया है तो बड़ी प्रिसीजन के साथ किया गया, खत्म किया गया। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसे बयान भी सामने आते हैं जिनसे लगता है कि नेतन्याहू क्या इस लड़ाई को इजराइल के वजूद की लड़ाई मानते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जहां खमेनी के बाद
अब परिस्थितियां किस तरफ आगे बढ़ेंगी अभी अनिश्चितता दिखती है, खासतौर पर तब जबकि आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन आखिर ये परमाणु हथियार के इर्द गिर्द जो चर्चा चल रही है, इसका सच क्या है और इसे परखने का क्या कोई पुख्ता आधार है भी या नहीं, ये सवाल उठा है ईरान के उस दावे में के बाद जिसमें कहा गया कि नतांज परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। आप इसे ईरान से आ रही सबसे बड़ी और डरावनी खबर कह सकते हैं। ईरान के राजनयिकों ने दावा किया है कि उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नतांज परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA में ईरान के राजदूत का दावा है कि इजराइल और अमेरिका ने 1 मार्च को नतांज स्थित यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमला किया। हालांकि IAEA ने इससे पहले कहा था कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही ये दावा भी किया कि वो ईरानी अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिला है। ग्रोसी ने कहा, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ईरान के किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा है या उसे निशाना बनाया गया है। तो फिर सच क्या है? क्या अमेरिका के सबसे घातक B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने फिर से अपना खेल दिखाया है? और अगर ईरान परमाणु बम बना ही नहीं रहा तो फिर यह हमला क्यों है? बात करते हैं उस शिकारी की जिससे पूरी दुनिया डरती है, B-2 बॉम्बर। पिछली बार जब नतांज पर हमला हुआ था तब भी इसी बॉम्बर की तस्वीरें सामने आई थीं। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहरे कंक्रीट के बंकरों में हैं। साधारण मिसाइलें वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। B-2 बॉम्बर अकेला ऐसा विमान है जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ले जा सकता है, यानी ये 14,000 किलो का एक ऐसा बम है जो जमीन में 200 फीट धंसने के बाद फटता है। इसे बंकर बस्टर कहते हैं। कहने को अमेरिका का मकसद परमाणु कचरा फैलाना नहीं है बल्कि उन मशीनों को ध्वस्त करना है जो यूरेनियम को इनरिच करती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या परमाणु ठिकानों पर हमला सेफ है? तकनीकी भाषा में कहें तो नहीं, लेकिन अमेरिका की रणनीति बहुत बारीक है। परमाणु ठिकानों पर हमला 2 तरह का होता है। पहला मैकेनिकल स्ट्राइक, इसमें केवल उन बिजली घरों और पाइपलाइनों को निशाना बनाया जाता है जो प्लांट को चलाती हैं। इससे रेडिएशन का खतरा कम होता है। दूसरा डायरेक्ट हिट, अगर यूरेनियम भंडार पर सीधा हमला हो जाए तो जहरीला धुआं और रेडिएशन हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है जो इजराइल और खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। IAEA का ये कहना है कि रेडिएशन नहीं मिला। क्या इसे ये इशारा माना जाए कि हमला केवल बाहरी बुनियादी ढांचे या साइबर अटैक के जरिए किया गया है ताकि प्लांट ठप हो जाए लेकिन तबाही न फैले? जो भी हो, आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ईरान हमेशा कहता है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा, तो फिर अमेरिका और इजराइल क्यों आक्रामक हो रहे हैं? जानकार मानते हैं कि भले ही ईरान के पास आज बम न हो, लेकिन उसके पास तकनीक और 90% इनरिच यानी समृद्ध यूरेनियम बनाने की क्षमता आ चुकी है। यानी जरूरत पड़ने पर वो कुछ हफ्तों में परमाणु बम तैयार कर सकता है। इजराइल ईरान की उस क्षमता को ही खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर ईरान के पास परमाणु तकनीक होना उसे एक कवच दे देता है। इसके सहारे वो हमास, हिजबुल्ला और हुतियों के जरिए अरब देशों और इजराइल को काबू में रखना चाहता है। डॉक्टर खीमराज जागीर, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। परमाणु बमों को लेकर या परमाणु ताकत को लेकर कौन कितना जिम्मेदार है, इसका फैसला कौन करेगा? पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज की तारीख में परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो ये हर इंसान चाहेगा, हर देश चाहेगा, लेकिन फिर तथ्य भी यही है कि जिसके पास वो ताकत है उसकी तूती बोलेगी, जिसके पास नहीं है वो कमजोर खड़ा होगा। हाँ, दरअसल परमाणु बम को लेकर जिम्मेदारी किसी की नहीं है, पर आप सही कह रही हैं कि जो बना सकता है उसने बना लिया है
और जो दूसरे को रोक सकता है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। पर देखिए, ईरान का न्यूक्लियर होना थोड़ा पेचीदा मामला है। अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका की दखलंदाजी के खिलाफ जाकर भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न बनाया है। भारत ने एंटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को बहुत लंबे तक चलाया है। तो ईरान जो कर रहा है वो कोई अपने आप में नायाब चीज़ नहीं है। ईरान की दूसरी कमी ये है कि उसका विदेश नीति में एंटी इजरायलिज्म और विदेश नीति में शिया रिवोल्यूशन को दूसरी जगहों पे ले जाना, ये वो दो ऐसे फैसले थे जिनमें अरबों में शंका पैदा हुई कि ईरान करना क्या चाहता है। जब किसी देश की विदेश नीति एक धार्मिक मकसद को लेकर चले तो दूसरे लोग उससे डरते हैं। और आपका न्यूक्लियर होना इजराइल को इसलिए नहीं सुहाता कि आप न्यूक्लियर हो जाएंगे तो पावर बराबर हो जाएगा, पर आप इजराइल के वजूद को नहीं स्वीकार करते। आप ये भी नहीं कहते कि हमास ने जो अक्टूबर 2023 में किया था वो गलत था। उन्होंने दरअसल उस बात के लिए ताली बजाई थी। और आज से नहीं, पिछले 47 सालों से, जब से तो आप ये मानते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ उसी ने वर्तमान की नींव रखी? हाँ, आप देखिए, ईरान आज नहीं हार रहा है, ईरान अक्टूबर 2023 से हार रहा है। ईरान के ऊपर ये इजराइल की दूसरी कार्रवाई है। जून में जब पहली कार्रवाई हुई थी तो वो उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को हराने के बाद करी थी। ईरान को कतई ये भान नहीं था कि 2 से 2.5 साल में हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा और इजराइल के पास इतनी अपनी सुरक्षा वापस कायम हो जाएगी कि वो अब एग्रेसिव होके ईरान का पीछा करेंगे। आपने सही कहा, मैं प्रभु दयाल जी से इसी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा था कि ये रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बात तो इनको भी पता है जी। डोनाल्ड ट्रंप उस प्रिंस से तो कभी भी मिल सकते हैं जो इजराइल, मतलब जो अमेरिका में रह रहे हैं एग्जाइल में जी। ये इस समय सिर्फ एक धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है। आपने सर इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, रिजीम चेंज की आप बात करें कि रिजीम चेंज उद्देश्य तो बताया जा रहा है, लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये सवाल है जो एक चुनौती हमला करने वालों पर भी थी। लेकिन खामनेई की मौत के बाद सवाल यह है कि कौन उनका उत्तराधिकारी, और इसे लेकर जो नाम चर्चा में है, गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ईरान के जुडिशरी के हेड हैं, खामनेई के सबसे भरोसेमंद रहे हैं। दूसरा नाम किनका है? अली असगर हेजाजी, खामनेई के लंबे समय से चीफ ऑफ स्टाफ, सुप्रीम लीडर के जो करीबी टॉप ऑफिशियल्स थे उनमें से एक हैं। हसन खामनेई का नाम है, ये अयातुल्लाह खामनेई के ही पोते हैं। मोहसेन कौमी खामनेई के एक करीबी सलाहकार रहे और पर्दे के पीछे काम करने वाले एक ऑपरेटर के रोल में इन्हें देखा जाता है। हाशिम हुसैनी बुशरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। तो ये वो नाम है जो प्रमुखता से अभी चर्चा में हैं। लेकिन जिसका जिक्र अभी यहाँ पर जहांगीर साहब भी कर रहे थे, 7 अक्टूबर की तारीख, हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार प्रेशर में थे और ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई उनके लिए खोई हुई साख को वापस पाने का क्या एक जरिया है? तो क्या ईरान पर हमला किसी निजी महत्वाकांक्षा का भी नतीजा है? बात इतनी ही है या फिर इसके आगे कुछ और सवाल हैं? इस पर एक रिपोर्ट। भारी बमबारी, सायरन की तेज आवाज, बारूद की गंध, अंधेरा और काला धुआं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू की निजी महत्वाकांक्षा युद्ध की पटकथा में तब्दील हो गई? एक अमेरिकी विश्वविद्यालय ने अपने हाल के सर्वे में बताया कि वहां की ज्यादातर पब्लिक ये नहीं चाहती थी कि ईरान पर अमेरिका हमला करे। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के सर्वे में बताया गया कि सिर्फ 21% अमेरिकियों ने ईरान के साथ युद्ध के पक्ष में अपनी रुचि दिखाई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि युद्ध हुआ कैसे? अगर ये इजराइल का एजेंडा है तो ऐसा क्यों है? 2 थियरी सामने आ रही हैं। पहली ये कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच डील रोकना चाहता था। जानकारों की माने तो इजराइल नहीं चाहता ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों में सुधार हो। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाती तो बैन भी हट जाते, और बैन हट जाते तो ईरान को कारोबारी फायदा मिलता। माना जा रहा है कि इसी थियरी को आगे बढ़ाती है इजराइल की दूसरी थियरी, वो ये कि नेतन्याहू पश्चिम एशिया में ईरान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हुए उसे कमजोर करना चाहते थे। इजराइल मानता है कि ईरान की गद्दी पर उसे शत्रु न मानने वाली सरकार आए तो अच्छा है।
जानकार मानते हैं कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो जाते तो इजराइल के सामने ईरान के रूप में एक ताकतवर प्रतिद्वंदी आ खड़ा होता। ऐसे में जबकि इजराइल ही फिलहाल अमेरिका से सबसे ज्यादा आर्थिक और सामरिक मदद पाने वाला देश बना हुआ है, ईरान और अमेरिका की नजदीकी इजराइल के लिए हानिकारक हो सकती थी। तो सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए राजी कैसे किया। कहा जा रहा है कि पिछले साल फरवरी में नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा के दौरान इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की अपनी रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और सऊदी अरब ने हफ्तों तक ट्रंप प्रशासन पर ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बनाया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में खबर है कि उन्होंने ट्रंप को कॉल करके ईरान पर हमले की बात कही थी। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया था। माना जा रहा है कि इसी का नतीजा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोडिंग लाइन के रूप में सामने आया। इसी बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ गई। आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, इस पर मैं अपनी गेस्ट से रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जंग के बीच एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया अपना इस बीच, तो ये एक बड़ा अपडेट है। हालांकि बहुत अचरज नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में पाकिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, तो जंग के बीच पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सर, आप एक छोटी टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर पाकिस्तान के एयर स्पेस की बात करें तो उसका इम्प्लीकेशन स्ट्रेट अवे मुझे नहीं लगता कि ईरान और यूएस के लड़ाई की वजह से है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है दैट यस वो सेरेमोनियली दिखा रहा होगा ईरान को कि देखिए मेरे साइड से कहीं कोई नहीं आएगा। दूसरा बात हो सकता है उसको आजकल इंटेलिजेंस ये भी हो कि अफगानिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, कोई मिसाइल अटैक करने वाला है वगैरह वगैरह। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की इस तरह की जो एक्शंस होती है ना, दे आर वेरी वेरी सेरेमोनियल। उसका एक्चुअली इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। प्रभुदयाल जी, सर आपसे सवाल है मेरा, हमने अभी एक रिपोर्ट यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू पर दिखाई। 3 किरदार हैं सर, बेंजामिन नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, और अगर चलिए सऊदी के स्टेट हेड को भी हम यहाँ पर अगर ले लें, सर इस वॉर का कौन है बेनिफिशियरी, और क्या ये जो पर्सनल एजेंडा नेतन्याहू साहब का था, वाकई ट्रंप उनकी बात में आ गए? संभव है ये? देखिए, जब लड़ाई होती है तो उसका बेनिफिशियरी कोई ऐसे नहीं होता है, और खास तौर पे इस तरह की लड़ाई जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, इजराइल का भी नुकसान हुआ है, अमेरिका का इस तरह से नुकसान नहीं हुआ कि अमेरिका पे मिसाइल्स गिरी हैं वगैरह, लेकिन कई अमेरिकन सैनिक शहीद हुए हैं, अमेरिका के बेसिस पे अटैक हुए हैं, और पूरे जो गल्फ रीजन है जो कि अमेरिका से अलाइंड है, इनका बहुत नुकसान हुआ है। तो इनडायरेक्टली अमेरिका का नुकसान हुआ। लेकिन देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि लड़ाई कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने ये बार बार कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, क्योंकि दुनिया के सामने बहुत से संकट हैं और उनसे लड़ना है, ना कि आपस में एक दूसरे से लड़ना है। तो मेरे विचार में लड़ाई जो है, लेकिन सर फिर यही विडंबना भी है कि शांति की बात, बुद्ध की राह पर चलने की बात भारत तो हमेशा ही करता रहा है, लेकिन हकीकत में युद्ध नहीं रोके जा पा रहे हैं। बीते 2 से 3 साल की परिस्थितियां अगर हम अलग अलग दुनिया के हिस्सों में देख लें तो वो फैक्ट है। लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया तो ट्रंप नाराज, और अगर पाकिस्तान खुलकर अमेरिका का साथ दे तो उसका अपना घर जलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान करे तो करे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भीषण युद्ध में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पलटवार में जिस नूर खान एयर बेस पर नुकसान हुआ था, उसी बेस से अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में वो फंस कर रह गया है। वजह साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का खुलकर साथ दिया तो उसका घर जलेगा, और अगर उसने ईरान का साथ दिया तो अमेरिका नाराज होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है।
कल कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसे कंट्रोल करने के लिए गोलियां भी चलानी पड़ी। इसमें कई लोगों की भी मौत हुई है। तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। न किसी का खुलकर साथ दे सकता है और न ही खुलकर विरोध कर सकता है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में शिया रहते हैं। पाकिस्तान की बाकी जनसंख्या भी इजराइल को दुश्मन देश के तौर पर देखती है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद जनता दोनों के खिलाफ हो गई है। कुछ महीने पहले जिस अमेरिका को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने खनिज संसाधन तक बेचने को तैयार थे, उसी अमेरिका के खिलाफ अब अफगानिस्तान की जनता सड़क पर उतर गई है। मरियम नवाज, तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम हमें जितना मर्जी डाले, हमें आंसू गैस फेंक, हमें कमजोर समझती है। हम कमजोर नहीं हैं, हम खैबर में लड़ने वाले अली के लाल हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले। कल को पाकिस्तानियों को ऐसे घुस के मार देगा अमेरिका और ये खबीस इजराइल। हम मुसलमान कब तक एक दूसरे का तमाशा देखेंगे? ये हमारी बेशक जान ले, हमको अपनी जान भी कुर्बान। हम हुसैनियत वाले हैं, डट के रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे लाशें पे लाशें उठते रहे, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। देखा आपने पाकिस्तान में जनता किस कदर आक्रोश में है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल कर सकता है। मुनीर को इतना भाव देने के पीछे भी ट्रंप की यही रणनीति थी। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेस इस्तेमाल करने के लिए या लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया तो पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। तो वहीं अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को खुलकर मना किया तो उसे ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है, ताजा अपडेट आ रहा है। ये युद्ध हम समाप्त करेंगे। पेंटागन की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, जंग पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, पीट हेग्सेट ने ये बयान दिया है कि युद्ध हम समाप्त करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है। दशकों से ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया है। ये हमारा अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन है। पेंटागन की तरफ से ये अभी सबसे ताजा अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि डेथ टू अमेरिका जैसे नारे ईरान में लगाए गए हैं और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इस बार हम नहीं बख्शेंगे उन्हें। तो उसी बात को एक बार फिर से यहाँ पर उसी लाइन पर ये बयान आगे दिखाई दे रहा है। आपको सुनवाते हैं ये partners are good partners. Unlike so many of our traditional allies who wring their hands and clutch their pearls, hemming and hawing about the use of force. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal and precise air power campaign in history. B-2s, fighters, drones, missiles, and of course, classified effects. All on our terms, with maximum authorities. No stupid rules of engagement, no nation-building quagmire, no democracy-building exercise, no politically correct wars. We fight to win, and we don't waste time or lives. As the President warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell, and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. May we prosecute the remainder of this operation in a manner that honors them. No apologies, no hesitation, epic fury for them and the thousands of Americans before them, taken too soon by Iranian radicals. Before I turn it over to General Kane for the operational update, let me speak straight to you, the Joint Force, our warriors on the front lines. This is your moment. This is the general America has waited for. फिल्मी अंदाज लग सकता है आपको, लेकिन पेंटागन की तरफ से जो कहा गया है, बड़ा स्पष्ट कहा गया है, युद्ध हमने शुरू नहीं किया पर खत्म हम करेंगे।